नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार, जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज आपको कौन सी पढ़नी है, लास्ट में कुछ मैप के क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चंस डेली आपको प्रीलिम्स के हिसाब से देता हूं सोल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी न्यूज ग्लांस कर लेते हैं। GS1 से आया है, शर्ट्स विद ज्योमेट्रिक सिंबल्स अनअर्थ ड्यूरिंग द एक्सकवेशन एट द पेरुम्बला इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में खुदाई के दौरान कुछ हमको ऐसे सेरेमिक के पत्थर मिले हैं जिसके ऊपर हमने कुछ पेंटिंग से बना रखे हैं। तो ये उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, 6th सेंचुरी BC के बारे में बताएगा। इसको आराम से देखेंगे। दूसरा है फियर ऑफ आईईडी रिटर्न्स टू द तेलंगाना बॉर्डर विलेज। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वहां पर जो आईईडी है, ये एक्सप्लोजिव डिवाइस होते हैं जो एक बॉम्ब का काम करते हैं। तो ये 1980 के दशक में ज्यादा चले थे। अब दोबारा से वापस आ रहे हैं, तो आसपास के जो लोकल लोग हैं उनको खतरा हो रखा है, और जो हमारी फोर्सेस रहती हैं फॉरेस्ट एरिया वगैरह, उनको भी खतरा बना हुआ है। तो इसको कैसे डील करना है, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है। आफ्टर ईयर्स रशिया अप्रूव्स ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट टू साइन विद द इंडिया। तो रशिया और इंडिया के बीच में लॉजिस्टिक को लेके एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है, और ये एक अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है कि हम दोनों देशों के बीच में अगर लॉजिस्टिक बढ़ेगा तो हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट लॉजिस्टिक चार्ज कॉस्ट, करीब 15% के आसपास लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो 5 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट उनका है। पुष्पक इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्लियर टेस्ट। तो पुष्पक नाम से हमने एक व्हीकल बनाया है जो रीयूजेबल है, मतलब ये ऊपर जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ेगा, वापस आके खड़ा हो जाएगा, दोबारा से इसके ऊपर हम भेज सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 80% तक जो कॉस्ट है लॉन्च की उसको कम कर देगा। पहले क्या होता था, वो सैटेलाइट जाती थी और वो पानी में गिर जाता था, पानी में गई मछली गई छपाक, ऐसा वो आपने रील देखा होगा। तो पुष्पक पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछते हैं ऐसे शब्द। तो जितने भी हमारे मिलिट्री के टोरपीडोज हैं, मिसाइल्स हैं, उनके नाम हमारे एंशियंट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे लिए जाते हैं। तो पुष्पक नाम से पता लग रहा है कुछ उड़ने वाला कुछ होगा। व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ ए स्पीकर। अभी आपने वीडियोस देखे होंगे, जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाई जा रही है। उनको शपथ कौन दिला रहा है, प्रोटम स्पीकर। जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता तब तक प्रोटम स्पीकर बनाया जाएगा। इस बार यूपीएससी में भी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ड्यूटी वगैरह देखेंगे। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है इंडियन रेलवे एंड द सेफ्टी चैलेंज। रिसेंट में क्या हुआ कि एक मालगाड़ी ने पैसेंजर ट्रेन को आगे टक्कर मार दी पीछे से, उसमें कोई करीबन 11 लोगों की डेथ हो गई, 40 इंजर्ड हो गए। और ये न्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है, ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल आया कि इतनी एडवांस होने के बाद भी, इतना पैसा जाने के बाद भी एक्सीडेंट क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक जो सिस्टम यहां पर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसके लिए सरकार ने कवच नाम से एक सिस्टम बनाया जो दोनों तरफ से ट्रेन एक ही पटरी पे जाए उनको रोक सकता है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उसको एनालिसिस करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। लास्ट में आज हम मैप देखेंगे, माउंटेन रेंज देखेंगे, हिमालयस के बारे में, हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं। और लास्ट में 5 क्वेश्चन भी रहेंगे। जो इसको ध्यान से सुनेगा वो, आई होप, वो 5 क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है कि जो तमिलनाडु का डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उसने कुछ चीजें खुदाई में प्राप्त करी हैं। देखो इस तरह कुछ हमको मिले हैं। ये जो पत्थर हैं इनको बोलते हैं पोर्ट शेड्स। पोर्ट शेड्स क्या होते हैं, पोर्ट शेड वो होते हैं जो एक एक तरह का ब्रोकन पीस ऑफ सेरेमिक मटेरियल होता है, स्पेशली फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल साइट। अब ये देखो, कोई कप प्लेट, कुछ सेरेमिक के बर्तन, इसके ऊपर कुछ सिंबल बना रखे हैं, कुछ फोटो बना रखी है। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्राफिटी। ग्राफिटी आपने देखा होगा, दीवार वगैरह पे वो स्प्रे वगैरह कुछ बनाते हैं। तो इससे हमें 600 BC के बारे में कुछ पता चलता है। मतलब आज से 600 BC में 600 साल और 2000, करीबन 2.5 साल, 2,500 साल पहले हमें पता लगता है। तो इस तरह के हमें 1000 इंस्क्राइब्ड पोर्ट शेड मिले हैं। तो ग्राफिटी क्या होता है, ग्राफिटी होता है राइटिंग और ड्राइंग, स्क्रिबल्ड, स्क्रैच्ड और स्प्रेड। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट करी सर की जो वोकेबलरी है वो भी हमारी धीरे धीरे इंप्रूव कराइए, तो मैं इसे 4 से 5 बार डेली डाल रहा हूं। तो इस तरह के हम खुदाई में मिले हैं। देखो अब इससे पता क्या लगता है, एक तो इसका हिस्टोरिकल वैल्यू है, हमें उस टाइम के समय के बारे में पता लगा वो क्या सोचते थे, क्या करते थे। एक हमें ये तमिलनाडु रीजन में मिला है, और वहां पर हमको जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खास करके केलाडी और उरेर साइट है, इसके बारे में एक लिंग्विस्टिक कंटिन्यूटी मिलती है कि यार ये चीज पहले से इस कल्चर में चली आ रही है। चलो, इसके बाद जो पोट्री की टेक्निक है उस टाइम पर कितनी एडवांस रही होगी, कैसे कलर बनाए होंगे, उसके बारे में हमें पता लगता है। दूसरा, यहां पर जो हमको पोट्री मिली है
वो दो तरह की पोट्री होती है, एक होती है जो जनरल इंसान यूज कर रहा है, एक जो लग्जरी है। तो लग्जरी पोट्री मिलने का मतलब ये है कि उस टाइम पर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था। अगर हमें आज किसी घर कोई रोलेक्स की घड़ी मिलती है, फरारी की गाड़ी मिलती है, तो डेफिनेटली वो अपर क्लास से बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमें घर में बर्तन मिलता है, चाकू मिलता है, प्लेट मिलती है, इसका मतलब वो डेली चीज की यूज है। तो अगर हमें ये इलीट वेयर जहां जहां मिलता है रसेट कोटेड, तो पता लगता है कि वो स्ट्रेटिफिकेशन रहा होगा। जैसे हड़प्पा में हमको देखा था कि कबर के अंदर अगर आराम से उसको चारों तरफ से पक्का कर रखा है, अंदर सोने चांदी की चीजें मिल रही, इसका मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था वहां पे भी। तो टेराकोटा, मेटल, ये सब उनकी डेली लाइफ के बारे में हमें पता लगता है। चलो अगला देखते हैं, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें हमें पता लगता है कि उस टाइम पर कैसा कैसा मतलब चैलेंज रहे हैं मोइस्ट के द्वारा। तो आईईडी क्या होता है? इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो मतलब एक तरह का बॉम्ब होते हैं जो टाइमर लगा के फटते हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे हमको मिला है, वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी होती है। खासकर जो माओवादी होते हैं, माओइस्ट होते हैं वो, या नक्सलबाड़ी कह सकते हो, नक्सलबाड़ी मूवमेंट। तो जंगल में दरअसल जो लोग हैं, या तो बाहर से उनको सपोर्ट मिलता है या वो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ऐसे एक्सप्लोजिव धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे। 1980 के आसपास ये इंट्रोडक्शन हुआ था इनका, आईईडीज का। लेकिन अब दोबारा से इनका आना एक चिंता का विषय बन गया कि जो अक्सर जो लोग हैं गांव के बेचारे भोले वाले, वो वहां जाते हैं और उन बॉम्ब के चक्कर में उनमें फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। तो एक नया चैलेंज है पुलिस के लिए। तो रिसेंट में ऐसा 5 आईडी बॉम्ब मिल चुके हैं। तो पर्टिकुलरली जो विलेजर्स हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है, कमांडो फोर्सेज वगैरह उसको देख रही हैं। तो ये काफी मतलब चिंता का विषय है। ये फोर्सेस को भी उलझा के रखते हैं, क्योंकि फोर्सेस को भी चौकन्ना रहना पड़ता है। कभी किसी ऊपर पैर रखा जाए, कोई डोरी वोरी बांध रखे हो, कट जाए, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। अगला देखते हैं आईआर का। आईआर डेली एक टॉपिक रहता ही है। तो इंडिया और रशिया ने फाइनलाइज कर लिया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। देखो आईआर का तो आप अलग से कुछ 4-5 पेज बना लो, उसमें सिर्फ कीवर्ड लिखते जाओ। जैसे इंटरनेशनल सी इंटरनेशनल सी ऑफ वाटर ऑफ, ऐसा कुछ वर्ड था जो मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूं। जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, डिप्लोमेसी, इस तरह कुछ आईआर के पर्टिकुलर वर्ड होते हैं। इंटरनेशनल सी ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा वर्ड है। तो ऐसे वर्ड आज भी आएंगे। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, ऐसे ऐसे वर्ड आने चाहिए आईआर में। तो आप अलग से 2 पेज बना लो, आईआर के सिर्फ कीवर्ड लिखो उसमें। आईआर का पूरा पेपर कीवर्ड से सोल्व होता है। आप कोई भी देश चले जाओ, यही वर्ड यूज होंगे। तो देखो इंडिया और रशिया ने फाइनलाइज किया है, पेपर में आ गया, आपको नहीं पता। तो यहां आंसर राइटिंग की आर्ट समझ में आती है कि आपको लिखना कैसे। 2 देशों के बीच में अगर डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, तो एम क्या होगा? डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, उन दोनों देशों का म्यूचुअल एग्रीमेंट, या हो सकता है रीजनल पीस स्टेबिलिटी हो सकता है, इंटरऑपरेबिलिटी हो सकता है, टू काउंटर द चाइना हो सकता है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसकी स्टेबिलिटी हो सकता है। तो यही सब कारण रहेंगे। स्ट्रीमलाइन मिलिट्री एक्सचेंजेस, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, यही सब तो रहेंगे। तो ये सारे कीवर्ड आप लिख लेना। जैसे इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, इस तरह की चीज होंगे। 5 साल के लिए साइन हुआ है, बाद में रिन्यू होता रहेगा। अब प्रीलिम्स को लेके एक फैक्ट आया है, पुष्पक। पुष्पक क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये हमने टेस्ट कहां पे किया है? चित्रदुर्ग कर्नाटका में। तो आपको पता रहना चाहिए पुष्पक क्या करेगा। इसका हमने टेस्ट किया है कि ये सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वापस आके आराम से लैंड करेगा। तो इस तरह का व्हीकल अभी तक इंडिया लॉन्च नहीं कर मतलब डेवलप नहीं कर पाया था। आप देखोगे स्पेस एक्स ने पहले से कर दिखाया था। वो व्हीकल जाता है, छोड़ के वापस आके खड़ा हो जाता है। तो उससे क्या होगा? हमारा 80% कॉस्ट कम हो जाएगा। तो 80% बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस तरह का था। इसको करीबन 5 किलोमीटर ऊपर से गिराया गया था और इसने स्टेबिलिटी दिखाई थी। तो इंडिया काफी डेवलप कर रहा है। इंडिया की नई स्पेस पॉलिसी भी आई है, उसके तहत ये काफी न्यूज में है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको चिनूक हेलीकॉप्टर से गिराया था। चिनूक हेलीकॉप्टर याद रखना, चिनूक और एक और है अपाचे, ये 2 तरह के हेलीकॉप्टर है जो हमने अमेरिका से ले रखे हैं। चिनूक गर्म हवाएं भी है अमेरिका में, पेपर में आ भी चुका है। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग इसने करके दिखाई। फ्यूचर में जो मिशन होंगे उसमें काफी काम आएगा, कोस्ट इफेक्टिव है, 80% तक कम कर देगा। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 80% जनरली कोई भी चीज आती है तो उसको इतना बड़ा कोस्ट इफेक्टिव बनाने में कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो ही हो सकता है। जनरली हम 10-20% इफेक्टिव कर पाते हैं, लेकिन अगर ये 80% कॉस्ट कम कर रहा है तो कॉमन सेंस लगा के प्रीलिम्स में गलत हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो फ्यूचर में जो भी हम करेंगे ये हर जगह काम आने वाला है। हाइपरसोनिक, ऑटोनोमस लैंडिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन,
तो हर जगह इसके इसके एप्लीकेशंस आएंगे। तो ये आपको साइंटिफिक एडवांटेज भी देगा, कमर्शियल भी देगा। दूसरे देश भी बोलेंगे हमारा लॉन्च करा दो भैया, इंडिया पहले से ही लॉन्च कराता है कॉस्ट इफेक्टिव। जितने में इन्होंने मूवी बनाई थी इंटरस्टेलर, उससे कम पैसों में हम मार्स पे चले गए थे। तो इंडिया हमेशा से ही कॉस्ट इफेक्टिव पे काम करता है। चलो, इंडियन पॉलिटी में प्रोटम स्पीकर बने हैं भरत हरि मेहतब या मेहताब, इनका नाम याद रखना। ये बन गए हैं प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर क्या होता है? एक टेम्परेरी आदमी होता है, जब तक नया स्पीकर नहीं आता ये स्पीकर का काम करता है। जिन लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है अभी एमपी का, उनको ये ओथ दिलवा रहे हैं, और जैसे ही उनको ओथ दिला जाएगा नया जो प्रोटम स्पीकर आएगा वो बन जाएगा। तो ये वैसे टेम्परेरी होते हैं, ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है। नॉर्मली सीनियर मोस्ट को बनाते थे, लेकिन इस बार सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया है। तो ये एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो ये ओथ वगैरह दिलवा भी रहे हैं, आजकल आप देख रहे होंगे जो जितने मेंबर हैं उनको दिया जा रहा है। तो ये एक टेम्परेरी, एक सेरेमोनियल है। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 94 95 इससे रिलेटेड है। तो हमारी पॉलिटी में कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 109, 10, 105, 226, 324, 311, ऐसे करीबन फंडामेंटल राइट डीपीएस के तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, तो उनमें से 94 95 भी आप ध्यान रखना। डेप्यूटी स्पीकर जनरली अपोजिशन से होता था 1991 तक। इस बार 70 लोकसभा में ये रूल तोड़ा गया। तो ये आप ध्यान रखना। फिलहाल जो नई लोकसभा बन के आई है ये कौन सी है? 18वीं है। 18वीं लोकसभा के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इस बार कि जो वुमेन लेजिस्लेटिव बिल था, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो 18वीं लोकसभा से लागू हो जाएगा। वो स्टेटमेंट गलत थी। उस एक स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करते ही बाकी 3 स्टेटमेंट अपने आप हट जा रही थी। तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए कि जो भी न्यूज में चल रहा है, खासकर कि इस बार यूपीएससी में 18 क्वेश्चन आए पॉलिटी से, तो पॉलिटी की न्यूज को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। चलो, ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जो हमारा एडिटोरियल है इंडियन रेलवेज का, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी आप आराम से बैठ के देखना कि किस तरह से यूपीएससी फ्रेम कर रहा है। अब हुआ क्या था कि जो झरसुगुड़ा करके कोई कंटेनर ट्रेन थी, जीएफसीजी कंटेनर, उसने टक्कर मार दी अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस को, जिससे 11 डेथ हो गई, 40 इंजर्ड हो गए। तो इसका पूरा क्रक्स क्या है कि हमें इंप्रूवमेंट चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में, बेटर मैनेजमेंट चाहिए, और जो हम सेफ्टी टेक्नोलॉजी लेके आए उनका फास्टर इंप्लीमेंटेशन हो। तो इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने यही बात करी कि भाई इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है, रेलवेज तेजी से बढ़ रही है, करीबन 25% जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रेलवेज को जा रहा है, ठीक है। वंदे भारत आ रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी का ये कह सकते हो लाइफ लाइन है। इसने बहुत सारी चीजों को इंप्रूव भी किया है। पहले देखो पानी की व्यवस्था, पटरियों पे गिरता रहता था वेस्ट, अब बायो टॉयलेट आ गए हैं, सीट बढ़िया हो गई हैं, ऑटोमेटिक बुक होने लगा है सब कुछ, ठीक है। खाने के ट्रेन के दौरान खाना भी आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं। लार्जली जो कमी है वो है सिग्नल में, ठीक है। सिग्नल वगैरह देने में कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है। तो यहां पर जो मैन हैंडलिंग है उसको हटा के ऑटोमेटिक लाना चाह रहे हैं। अब जो इंसिडेंट हुआ है इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो सिग्नल देने वाला आदमी है ये उसकी गलती है, या जो सेशन मास्टर है ये उसकी गलती है। तो छोटे अधिकारी है उनके ऊपर ही गाज गिरने वाली है, इंक्वायरी चल रही है। तो इसको ऐसे कह रहे हैं कि भाई जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसको चेंज किया जाए। एक टेक्नोलॉजी है कवच। कवच क्या होता है? एक ही पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेन आ जाए तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। ऐसा तो रिसेंट में नहीं हुआ कि आमने सामने आके टकरा जाएं, तो ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो इस आर्टिकल में यही था कि रिसेंट में भाई 2 ट्रेन थी, देवर रैम्ड इनटू। तो रैम्ड इनटू क्या होता है? टू हिट अगेंस्ट समथिंग। ये फ्रेजल वर्ब होती हैं, आपके इंग्लिश में आती है रैम्ड इनटू, तो ये होता है टू हिट समथिंग। तो ये दोनों हो गए। तो कह रहे हैं कि भाई जीरो फैटेलिटी रिकॉर्ड हम बनाना चाह रहे हैं, करीबन 25% हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो अब देखो ये कह रहा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट बी रेड हैरिंग एनीमोर। रेड हैरिंग क्या होता है? कि किसी एक सेंट्रल आइडिया से भटकाने के लिए कोई दूसरी चीज हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है इस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। पहले ही होता था कि भाई इंडिया गरीब था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो हमारे पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब है, कीवर्ड्स है, ये वोकैबुलरी वगैरह आप इंप्रूव करते रहना। तो भाई इसके लिए कमेटी भी बना दी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसने सिग्नल दिया होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो उसने सिग्नल दिया है उसकी गलती है। प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी क्या होती है? कि जब फर्स्ट इंप्रेशन से जो हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन देख के पता लग रहा है कि ये है, तो क्रू मेंबर की डेथ भी हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो कवच सिस्टम मैंने जो बता रहा था कि एक तो भाई स्लो एग्जीक्यूशन हो रहा है, कवच का भी जो ऑटोमेटिक सिग्नल है ये पूरे भारत में आया नहीं है। तो किस किस की गलती होगी यहाँ पर? एक तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, खास करके वैकेंसी कहां पर है?
20,000 वैकेंसी तो अभी भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह पे अभी भी पड़ी हुई है। तो हम एआई का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो सिग्नलिंग वगैरह है, जो डेटा है, वो एआई का यूज करना चाहिए ना। एआई हर जगह आ चुका था, हम क्यों नहीं कर रहे? तो बहुत अच्छा आर्टिकल था। आज आज का जो हमारा मैप है अपनी एटलस में, इसको इंप्रूव करना। आज का हमारा जो हिमालयस का मैप है, खास करके हमने पहले 2 दिन से हम देख ही रहे हैं, जो हमारा ईस्टर्न हिमालयस है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, मतलब पूर्व की साइड है। तो वहां पर क्या हमारा हिमालय ने ऐसे जाके बेंड ले लेता है नीचे की तरफ। वहां पर हाइट इतनी कम है, तो वहां की आप ये जो माउंटेन पीक्स है उसको ढूंढना और हाईलाइट कर लेना। पटकई बुम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स का दूसरा नाम क्या है? लुशाई हिल्स। मिजोरम को हम किसी एक और नाम से भी जानते हैं, वो आपको बताना होगा कमेंट्स में। कुछ ही बच्चों को पता रहेगा, वो आप बताना कि मिजोरम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये आप देखोगे तो हमने ऐसे बांट रखा है, ये पंजाब हिमालयाज, फिर ये हमारे कुमाऊं हिमालयाज, ये नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज। तो ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये कहां कहां है देखो, पंजाब हिमालयाज है इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक। कुमाऊं हिमालय है सतलुज से लेके काली रिवर तक। काली रिवर याद रखना, नेपाल और इंडिया की बाउंड्री बनाता है काली रिवर। इस रिवर के ऊपर काफी डिस्प्यूट भी है। नेपाल हिमालय है काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक। ठीक है, असम तो हमारे पता ही असम की साइड है। तो इस तरह के हमारा ये है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, तो ये मैंने सारे हाईलाइट कर रखे हैं। कश्मीर, हिमाचल, ये सब अपने एटलस में आप हाईलाइट कर लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये सारे ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयस में डिफरेंशिएट है, ये अभी नहीं करना है, ये आपके एनसीईआरटी से ही करेंगे, वहां से एक ही जगह से बढ़िया रहेगा। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है। नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। इंडिया की कह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। प्रोटम स्पीकर होल्ड्स द इक्वल पावर एज कंपेयर टू स्पीकर। जितनी पावर स्पीकर के पास होती है, प्रोटम स्पीकर के पास भी उतनी ही पावर होती है। ये फैक्ट ट्रू है फॉल्स आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अभी आया है उसका नाम आपको बताना है। इंडिया का सेकंड सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड आफ्टर श्रीहरिकोटा, उसका नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसरो को कब एस्टेब्लिश किया गया था और इसरो का पहला चेयरमैन कौन था। तो ये 5 क्वेश्चन आप कमेंट करना, मैं जो सही देंगे उनको हार्ट भी देने वाला हूं। ये देखो, अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, अंडर द गगनयान मिशन 3 फ्लाइट्स विल बी सेंड इनटू ऑर्बिट। इसरो इज आल्सो प्लानिंग ए मिशन टू जुपिटर टेंटेटिवली कॉल्ड शुक्रयान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें से पहला ठीक है या दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं। ये आपको गूगल करना है और सर्च करके बताना है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। कमेंट करना, वो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। सेम न्यूज के साथ, नई न्यूज के साथ हम कल मिलते हैं। थैंक यू।